हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे थे चैप्टर वाइज। 7 चैप्टरों के मैं कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुका। ये 8वां चैप्टर स्टार्ट है। 8वें चैप्टर की भी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज ये तीसरी क्लास है। चैप्टर का नाम है एक्सीरेटरी सिस्टम। एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, जाकर देख लीजिए भैया। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आज उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में हम नेफ्रॉन की संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम एक एक करके करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया नेफ्रॉन के बारे में दे देता हूं कि एक्चुअली में नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन भैया, नेफ्रॉन आपकी जो किडनी है, इस किडनी की सेल है, इस किडनी की कोशिका है, इस किडनी की क्या है? कोशिका है। इसी नेफ्रॉन को किडनी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है और इसी नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कार्य आपकी किडनी करती है वही कार्य आपका नेफ्रॉन करता है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना। तो आपकी किडनी की जो कोशिका है, उन कोशिकाओं में ही भैया ब्लड को छाना जाता है। और किडनी की कोशिका क्या है? किडनी की कोशिका है भैया नेफ्रॉन। किडनी की कोशिका क्या है? नेफ्रॉन। ब्लड को छानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। अब ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड में 2 प्रकार की चीजें होती है। कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ खराब चीजें होती है। अच्छी चीजों का मतलब क्या है? यहाँ पर अच्छी चीजों का मतलब यह है कि भैया आपके ब्लड में वाटर होता है, यानी कि पानी होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ में विटामिन्स होते हैं। ये अच्छी चीजें हैं। अगर ये शरीर से बाहर जाएगी तो हमें नुकसान होगा, है कि नहीं है? कुछ खराब चीजें होती है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन। ये अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के। अगर ये हमारे शरीर से बाहर नहीं जाएंगे तो भैया हमें बीमारियां हो जाएगी। तो आपके ब्लड में सारी चीजें होती है। अब ये आपस में ब्लड में घुली हुई होती है। तो जो किडनी की कोशिका है नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन में जो अच्छी चीजें होती है उनका तो एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और जो खराब चीजें होती है उन्हें छान करके अलग यूरिन की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिए। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जब मैं नेफ्रॉन की संरचना का अभी डायग्राम बनाऊंगा तब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैंने आपको यह बताया है कि आपके ब्लड में सारी चीजें घुली हुई होती है, इन्हें अलग करने के लिए ही ब्लड को छाना जाता है। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए, अब एक एक चीज के बारे में ध्यान से समझते हुए चलना। जो मैं कह रहा हूं उन बातों को नोट करते हुए चलना, क्योंकि भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेफ्रॉन की संरचना से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार होती है, आइए एक एक के बारे में समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से कप के समान बनी हुई एक संरचना दिखाई देगी। और ये जो कप के समान ये जो आपको संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है भैया बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल।
हिंदी में कहा जाता है बोमेन का संपुट। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोमेन्स जो कैप्सूल होता है यानी कि बोमेन्स का जो संपुट होता है उसका संबंध किस अंग से है। तो किस अंग से है भाई, तो उसका संबंध है मेरे भाई किडनी से। किससे है, किडनी से, या फिर आप नेफ्रॉन से भी बता सकते हो, क्योंकि किडनी की सबसे छोटी इकाई, किडनी की सबसे जो कोशिका है, किडनी की जो कोशिका है वो नेफ्रॉन होती है। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। तो भैया हम नेफ्रॉन का ही तो डायग्राम बना रहे हैं, और नेफ्रॉन में आपको कप के समान जो संरचना दिखाई देती है वो बोमेन्स कैप्सूल होता है, वो बोमेन का संपुट होता है। इतनी बात क्लियर है। इसमें भैया नेचुरल रूप में इस तरीके से फिल्टर लगे होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, नेचुरल रूप से फिल्टर लगे होते हैं। इन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। कैसी का गुच्छ भी कहा जाता है, ग्लोमेरुलस के गुच्छे भी कहा जाता है। इन्हीं फिल्टरों को, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या क्या बोला, कैसी का गुच्छ, ग्लोमेरुलस फिल्टर, और ग्लोमेरुलस के गुच्छे भी कहा जाता है जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। एक रीनल आर्टरी होती है। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, रीनल आर्टरी, सही है, सही लिखा हुआ है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों से ब्लड को लेकर के आती है भैया छलने के लिए। कहाँ पर, आपकी किडनी के पास। और जैसे ही इस बोमेन्स कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे होते हैं, इनके पास ये ब्लड आया तो भैया ब्लड छनकर, ब्लड में से मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ खराब चीज़ें होती है। अच्छी चीज़ों में मैंने आपको ग्लूकोज बताया था, पानी बताया था, अमीनो अम्ल बताया था, आयन्स बताए थे, मिनरल्स बताए थे, विटामिन बताए थे, ये अच्छी चीज़ें हैं। खराब चीज़ें क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है, ये खराब चीज़ें। तो भैया सारी की सारी ही चीज़ें छन करके कहाँ आ जाती है, इसमें आ जाती है भैया। अब आगे हम बात करेंगे, एक ट्यूब होती है उसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये जो आपको कप के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इस कप के समान संरचना में ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। ब्लड में अच्छी और जो खराब चीजें है वो छन करके नीचे आ जाती है भैया। जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है ना, उसमें चाय नीचे रह जाती है, चाय में जो चाय होती है, अदरक होती है, जो इलायची पटकते हैं वो ऊपर रह जाती है। वैसे ही इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ से ब्लड आया है रीनल आर्टरी की सहायता से, ब्लड छन करके वापस चला जाता है। किसकी सहायता से, रीनल वेन की सहायता से। जिन अंगों के पास से ब्लड छनने के लिए आया है उन्हीं अंगों के पास वापस चला जाता है रीनल वेन्स की सहायता से। लेकिन भैया इस ब्लड में जो चीजें आई है, इस ब्लड में जो चीजें है, जैसे कि कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं, वो सभी अच्छी और खराब चीजें वापस इस नली में आ जाती है। मैंने आपसे क्या कहा, दोबारा समझिए। कप के समान एक संरचना होती है, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इसमें नेचुरल रूप से फिल्टर लगे हुए होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के गुच्छे कहा जाता है। हमारे शरीर के अंगों से ब्लड को छनने के लिए रीनल आर्टरी लेकर आती है। ब्लड आया, ब्लड छना और वापस रीनल वेन्स की सहायता से जिन अंगों के पास से आया है उन अंगों के पास वापस चला जाता है, ऊपर का ऊपर ही। हाँ, लेकिन ब्लड में क्या होता है, ब्लड में बहुत सारी अच्छी और खराब चीजें होती है जिनके नाम अभी मैं आपको 2 बार तो बता चुका, तीसरी बार और बता देता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। जैसे कि ग्लूकोज है, पानी है, अमीनो अम्ल है, उसके अलावा विटामिन है, आयन्स है, मिनरल्स है, ये अच्छी चीजें। खराब चीजों में यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये खराब चीजें। तो अच्छी और खराब चीजें भैया छन करके नीचे आ जाती है। अब जो अच्छी चीजें हैं उनका तो हमें एब्जॉर्प्शन करना है, क्योंकि वो तो हमारे शरीर में काम आएगी, और जो खराब चीजें हैं उन्हें भैया हमें शरीर से बाहर निकालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब भैया जितनी भी खराब चीजें हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो छन करके नीचे आ जाती है। इतनी बात क्लियर है। और ब्लड छन करके वापस रीनल वेन्स की सहायता से जिन अंगों के पास से आया है उन अंगों के पास वापस चला जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर भैया कुछ इस तरीके से क्या होती है भैया, एक ट्यूब के समान आपको संरचना दिखाई देती है भैया। मैं सारी ही बना देता हूं। इस तरीके से होती है, आपको तो समझना है।
ये क्या है, ये नेफ्रॉन की संरचना है। ये वाला जो भाग होता है इस जगह से लेकर के इस जगह तक, ये पूरा पीसीटी में आता है भैया। किस में आता है, ये पीसीटी में आता है। इस पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इस पीसीटी का काम क्या है। पीसीटी में मैंने आपसे कहा है कि आपके ब्लड में बहुत सारी अच्छी चीजें थी, बहुत सारी खराब चीजें। अच्छी चीजों का हमें एब्जॉर्प्शन करना है। अब ये जो पीसीटी है, इस पीसीटी में भैया ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, साथ ही साथ में जो अमीनो अम्ल है, जो अमीनो एसिड है, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। और ये जो बाकी का छना हुआ भाग है, इसमें भैया H+ आयन त्याग देगा, जिससे ये छना हुआ भाग का पीएच मान जो है वो कितना हो जाएगा, पीएच मान 6 हो जाएगा। इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में। छना हुआ भाग है, उसमें क्या क्या था, उसमें भैया ग्लूकोज था, उसमें ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, विटामिन्स थे, आयंस थे, मिनरल्स थे, पानी था, वाटर। इसके अलावा यूरिया था, यूरिक एसिड था, अमोनिया था और क्रिएटिनिन था। ये सारी चीजें भैया छन करके आई है किसमें, इस ट्यूब में, जिसमें से ये जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे हिंदी में कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका या आगे की तरफ घुमावदार नलिका। इसने क्या किया, इस ग्लूकोज का और इस एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कर लिया और इसमें क्या त्याग दिया, H+ आयन त्याग दिया। अभी भी भैया आपके इस छने हुए भाग में इतनी सारी चीजें हैं, एक एक करके इनका भी हम क्या करने वाले हैं, जो अच्छी चीजें हैं उनका एब्जॉर्प्शन करेंगे, जो खराब चीजें उन्हें शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये खराब चीजें हैं, इन चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये अच्छी चीजें हैं, विटामिन, साइंस, मिनरल्स, वाटर, इनका हम क्या करेंगे, इनका हम एब्जॉर्प्शन करेंगे। आगे की तरफ देखते हैं, पीसीटी वाला भाग है। ये उतरती हुई जो नली आपको दिखाई दे रही है भैया, ये आपको उतरती हुई जो नली दिखाई दे रही है भैया, ये वाली, ये क्या है, ये है भैया डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब हिंदी में कहा जाता है अवरोही नली, अवरोही नली। और ये जो आपको चढ़ती हुई नली दिखाई दे रही है, ये होती है असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, यानी कि आरोही नली। चढ़ती हुई नली को आरोही नली, असेंडिंग लिम्ब कहा गया। अब ये जो यू आकार की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, झूले के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। हेनले का लूप कहा जाता है इसे भैया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से हेनले का लूप, हेनले का जो लूप होता है उसका संबंध किस अंग से है, तो किडनी से आप बता सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस डिसेंडिंग लिम्ब जो अवरोही नली है, इसका काम क्या है, इसका काम है भैया पानी का पुनः अवशोषण करना है। एक बार जब हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की जो सेल होती है वो पहले ही एक बार पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। ठीक है, बड़ी आंत में भी पानी का एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो एक बार पहले ही हो चुका है भैया पानी का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोबारा यहाँ पर पानी का पुनः अवशोषण होता है, पुनः एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो क्या करती है, वो पानी का पुनः अवशोषण करती है। जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है ये सिर्फ उतने ही पानी का एब्जॉर्प्शन करती है, ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना हमें शरीर को आवश्यकता है उतना ही, बाकी का पानी जो छना हुआ भाग है, ये सारे छने हुए भाग में सारी चीज़ें जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, इनको बाहर निकालने में सहयोग करता है वो पानी। ठीक है भाई, जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या करता है, ये NaCl यानी कि नमक, साथ साथ में आयंस और जो मिनरल्स है इनका एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी यही होता है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी यही होता है। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो, विटामिन, आयंस, मिनरल्स, वाटर,
इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो चुका है? पानी का एब्जॉर्प्शन तो यहाँ हो गया भैया डिसेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में जो बाकी की चीजें हैं, आयंस, मिनरल्स, विटामिन, इन सभी का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अभी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं इन सभी का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब जो खराब चीजें हैं, अब इस खराब चीजों का हमें भैया क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर ये खराब चीजें हमारे शरीर में रहेगी तो हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देगी। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। ये मैं आपको सिर्फ एक नेफ्रॉन की संरचना पढ़ा रहा हूं। ऐसे हमारी किडनी में, दोनों किडनियों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ऐसे 20 लाख संरचनाएं होती है दोनों किडनियों में, जिनका काम क्या है? इस ब्लड को छानना भैया। ये सारा जो कार्य पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं सिर्फ एक संरचना का पढ़ा रहा हूं आपको, एक नेफ्रॉन की संरचना। ऐसे 20 लाख संरचनाएं होती है, लगभग, क्लियर नहीं है, लगभग में 20 लाख संरचनाएं होती है नेफ्रॉन की। वो सभी यही काम करती है, तब जाकर के भैया यूरिन इकट्ठा होता है कि नहीं? आगे हम आपको बताएंगे। तो यहां तक पहुंच सके। ये वाला जो भाग है उसे डीसीटी कहा जाता है। डीसीटी का काम क्या है? जो छना हुआ भाग है उसे इस कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाना है। कलेक्टिंग डक्ट ये है संग्रहित नलिका। ये क्या है? ये संग्रहित नलिका है भैया। इसमें भैया क्या होता है? ये जो छना हुआ भाग है ये इकट्ठा होता है। ये छना हुआ भाग इकट्ठा होता है। डीसीटी में किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डीसीटी का काम होता है जो छना हुआ भाग है, बाकी का जो बचा हुआ भाग है उसे इस संग्रहित नलिका में पहुंचाना। संग्रहित नलिका में कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। जब पूरी किडनी में ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, अब देखो यहां पर जो आया है वो क्या है? वो भैया यूरिन है। अब इस यूरिन में क्या क्या है? मूत्र है भैया। अब इस यूरिन में क्या क्या है जो संग्रहित नलिका में इकट्ठा हुआ है? इसमें भैया अधिक मात्रा में जो पानी था वो है। पानी के अलावा यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रिएटिनाइन है। उसके अलावा इसमें H+ आयन त्यागा था भैया पीसीटी ने, तो इसका पीएच मान 6 है, यानी कि इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होगी। तो भैया ये यूरिन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे ही सभी नेफ्रॉन की संरचनाओं में, जो 20 लाख नेफ्रॉन है उनकी संरचनाओं में हर समय 24 घंटे रेगुलर क्या होता रहता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन, यानी कि आपके ब्लड के छनने की जो प्रक्रिया है वो लगातार होती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तब जाकर के भैया इन सभी से आपकी किडनी से एक डक्ट निकलती है जिसे यूरेटर डक्ट कहा जाता है, मूत्रवाहिका कहा जाता है। तो ये आपकी किडनी में जो मूत्र इकट्ठा हुआ है, जो यूरिन इकट्ठा हुआ है, उसे भैया कौन? यूरेटर डक्ट, जो मूत्रवाहिका होती है, मूत्र नलिका होती है, वो क्या करती है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है, यानी कि मूत्राशय तक पहुंचाती है। मैंने आपको पहली क्लास में और सेकंड क्लास में बताया था यूरेटर डक्ट के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है, फिर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग की सहायता से वो शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसमें शरीर से जब बाहर निकलेगा ये यूरिन, तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनाइन, ये सारी चीजें आपसे शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये सभी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, ये हमारे शरीर के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है भैया, जिनका उत्सर्जन किसने किया? आपके किडनी ने किया। इसलिए किडनी को क्या कहा जाता है? आपके शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और किडनी के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, इस उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब ये जो चीजों का नाम सुना है आपने, जैसे कि बोमेन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस फिल्टर है, केशिका गुच्छे, ग्लोमेरुलस के गुच्छे कहा जाता है, पीसीटी है, डीसीटी है भैया, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है कि नहीं, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर डक्ट है कि नहीं है, यूरेथ्रा है, किडनी है। इन सभी के बारे में आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि नेफ्रॉन की संरचना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए वाला भाग कौन सा है, बी वाला भाग कौन सा है, सी वाला भाग कौन सा है, डी वाला भाग कौन सा है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि एक कप की संरचना, इसे ए नाम दे दिया, पीसीटी को बी नाम दे दिया, डीसीटी को सी नाम दे दिया, है कि नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट को डी नाम दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया यहाँ पर जो डी है उसका काम क्या है, तो इन सभी का कार्य आपको पता होना जरूरी है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आपने नेफ्रॉन की संरचना नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको एक एक चीजें लिखवाई है।
आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिए। पहली बात तो ये है, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई भारी काम नहीं है। उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ हो गए तो भैया पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करवा रहा हूँ। सारी की सारी ये चीज़ें यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ। यहाँ से किस तरीके से आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबीजे हो, आरपीएफ हो, कोई सी भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि एसएससी और भी अदर कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर उठा लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है आपको वो पढ़ लीजिए और फिर भैया क्वेश्चन निकाल कर देख लीजिए। जो मैंने पढ़ाया है उसी में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लेना। तो ये नेफ्रॉन की संरचना हो गई है। अब नेफ्रॉन की संरचना से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक एक। आइए चलिए फिर, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेफ्रॉन की संरचना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, चैनल पर नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, सिर्फ इतना है कि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और कुछ नहीं है भैया इससे ज़्यादा। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें हम सिखा रहे हैं आपको। वैसे फालतू में दिन भर रील तो देखते रहते हो आप, तो उससे तो बेहतर है कि कुछ अच्छी चीज़ें सीखो। आपके एग्जाम में फ़ायदा होगा, आपके क्वेश्चन होंगे भैया। अगर मान लीजिए आपने एक क्लास देख ली तो क्या दिक्कत है, यहाँ से एक नंबर क्लियर हो गया। क्योंकि एक्सीलेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पिछले 20 मिनट मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना में जो क्वेश्चन करवाए हैं, जो चीज़ें पढ़ाई है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया इस एक्सीलेटरी सिस्टम में ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चले भैया क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। देख लीजिए, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। अब भाई जब आप कंप्यूटर पर एग्जाम देते हो तो थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से ये भैया आपके एग्जाम में डायग्राम देकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेंस कैप्सूल को दर्शाता है। ये ए, बी, सी और डी इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र बी, ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्र ए, ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्र डी, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र सी। और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 12/9/2022 को। बताइए, पिछले 20 मिनट की हमने जो मेहनत की है उसको देखकर आप बिल्कुल बता सकते हो कि भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लेकिन पिछले जो 20 मिनट की जो क्लास थी वो आसान नहीं थी। उसके लिए ना जाने मैंने कितने घंटे मेहनत की है, और साथ ही साथ में यहाँ पर खड़ा रहकर गर्मी में बहुत ऐसी तैसी हो रही है, ये मान लीजिए आप तो। लेकिन करना पड़ता है, हमारा काम है, आपको सीखना पड़ेगा भैया, आपका काम है, तभी जाकर के एग्जाम पास होगी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इधर देख लीजिए एक बार, मेरे चेहरे की तरफ ध्यान से देखिए और ये पसीने देखना। ये देखो, बोलो अब तो मन कर रहा होगा आपका। देखो क्या कंडीशन हो रही, पूरी टी शर्ट भीजी हुई है, सारा पैंट भीजा हुआ है पसीने से, बिल्कुल पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, और फिर भी आपका मन नहीं करता पढ़ने का, तो फिर भैया आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है भैया मेहनत करना, पढ़ना। क्योंकि पिछले 20 मिनट में मैंने आपको जो सिखाया है, अब उन चीज़ों का आंसर आप यहाँ पर फटाफट दे दोगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता तो भैया आप उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते। जैसे कि ये जो कप के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था बोमेंस कैप्सूल, बताया था ना, बोमेंस कैप्सूल बताया था, नहीं बताया था। इसमें क्या लगे हुए होते हैं, इसमें ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे हुए होते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ग्लोमेरुलस के गुच्छे लगे हुए होते हैं। इतनी बात क्लियर है। बी की जगह पर मैंने आपको क्या लिखवाया था, पीसीटी। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब और जो असेंडिंग लिम्ब है, ये दोनों मिलकर के लूप ऑफ हेनले का लूप का निर्माण कर रही है। और डी की जगह पर मैंने डीसीटी आपको बताया था या नहीं बताया था। तो बताइए बोमेंस कैप्सूल को कौन सा भाग दर्शा रहा है,
76A दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76A। यह आरआरबी ग्रुप डी का 12/9/2022 का क्वेश्चन है। बोलो क्या प्रॉब्लम हुई आपको? कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन को करने में? नहीं आई भैया, बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमने भैया 20 मिनट दिए है, वहां पर हमने चीजें सीखी है। हमें पता है कि भाई बोमेंस कैप्सूल कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर कहाँ लगा हुआ होता है, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, असेंडिंग लिम्ब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है, इन सभी का कार्य क्या है, एक एक चीज के बारे में हमें पता है। पूरी नेफ्रॉन की संरचना में मुंह जुबानी याद है भैया, हम अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से उसका कार्य बता सकते हैं, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने पढ़ा है। तो भैया कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस नेफ्रॉन की संरचना के बाद में कि भैया रेलवे में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और भी क्वेश्चन देख लीजिए भाई, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, ताकि आपको पता तो लगे कि भाई वास्तविकता में हमने जो सीखा है वो काम में आया या नहीं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डायग्राम देखकर भैया आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित आकृति मानव के नेफ्रॉन को दर्शाती है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि यह आकृति जो है वो नेफ्रॉन की संरचना है। फिर इससे कह रहा है आगे जाकर के कि कौन सा भाग संग्रह नलिका, मैंने आपको कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बताया था, संग्रहित नलिका के बारे में बताया था, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा भाग दर्शा रहा है। ये बी नंबर का क्या है भैया? वही बोमेंस कैप्सूल है कि नहीं है? डी क्या है? पीसीटी। सी क्या है? डीसीटी। ए क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। तो क्या दिक्कत आ रही है भैया आपको? आकृति कोई सी भी दो। अरे भैया उल्टा मांडे चित्र, कहने का मतलब उल्टा बनाए चित्र या सीधा बनाए चित्र में प्रॉब्लम क्या है? हमें जो सीखा है हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। भाई एग्जामिनर की औकात ही नहीं है, आपने पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सीखा है, तो एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो जो आपने पढ़ा है उससे बाहर पूछ ले। नहीं भैया, नहीं पूछ सकता। हाँ, इधर उधर घुमा सकता है। आपको पहले से ही एग्जामिनर की सोच के अनुसार पढ़ना है और हम वो पढ़ रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर की औकात है क्या वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है? आपकी औकात से बाहर नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपको एग्जामिनर की औकात पता है। ठीक है भाई, अब बताओ कलेक्टिंग डक्ट 76A कहां पर है? यहां पर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 19/9/2022 को। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। ओके, बताइए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपसे फिर कह रहा हूं एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है भैया कि वो आपने जो पढ़ा है उससे ज्यादा पूछ ले। पर देखो मेहनत भैया करनी पड़ेगी, इतनी बात क्लियर है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर भैया एग्जामिनर की औकात है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बोमेंस कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? ये तो अभी आपने पढ़ रखा है, इस वजह से आपको इजी लग रहा है कि भैया आप खटाक से इन क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन जब आपने आज ये चैप्टर पढ़ा है, आज के 3 महीने बाद में जब आपकी एग्जाम होगी, मान लीजिए होगी नहीं, वैसे रेलवे की एग्जाम अभी है नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर होगी 3 महीने बाद में अगर एग्जाम होती है, और आज आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपको कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, मैथ पढ़नी हुई होती है, रीजनिंग पढ़नी हुई होती है, जीके पढ़नी हुई होती है, साइंस पढ़नी हुई होती है, और जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ बायोलॉजी से आपसे ये क्वेश्चन, तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है ना भैया, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक्चुअली में वुमेन्स कैप्सूल हमने पढ़ा कहाँ था। आई बात समझ में? तो बताइए, आपको ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है स्टोमक, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है लीवर, ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 1/9/2022 को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वृक्क यानी कि किडनी। किडनी की सेल क्या है? किडनी की सेल है भैया नेफ्रॉन। और जब नेफ्रॉन की संरचना आप पढ़ते हो तब उसमें भैया आप
बोमेन्स कैप्सूल के बारे में पढ़ते हो। बोमेन का जो संपुट होता है उसके बारे में पढ़ते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, करूँ क्या यार? चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मानव में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? अरे भैया मैंने ग्लोमेरुलस फिल्टर के बारे में बताया नहीं बताया? ऐसे हिंदी में ग्लोमेरुलस के गुच्छे या केशिका गुच्छ कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं? आपकी किडनी में पाए जाते हैं भैया। आरआरबी ग्रुप डी में 29/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। अरे कप के समान जो संरचना थी उसमें ये नेचुरल फिल्टर लगे हुए थे भैया, जो ब्लड को फिल्टर कर रहे थे, यही होते हैं केशिका गुच्छ। आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जो वोमेन्स कैप्सूल है वो किसको ढके रहता है? अरे भाई किसको ढके रहता है? अरे भाई ये है आपका वोमेन्स कैप्सूल, जो कप के समान जो संरचना है आपको ऐसी दिखाई देती है जैसे कि अगर कप में अगर आप मैगी डाल देते हो ना, उस प्रकार दिखाई देती है। तो ये कप के समान जो संरचना है वो वोमेन्स कैप्सूल है, और इसमें ये क्या लगे हुए होते हैं? ये ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे होते हैं। तो ये क्या है? ये केशिका गुच्छ है भैया। तो इनको ढके रहने का काम कौन करता है? वोमेन्स कैप्सूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी ग्रुप डी में 6/10/2022 को पूछा गया है। ज़्यादा क्वेश्चन कराने का भैया, अब मेरी हालत ख़राब है, पसीने बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1 घंटा हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि 1 घंटा किस में लगा है? अभी तो भैया आधे घंटे की क्लास हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, 20 मिनट तो मैंने आपको वैसे पढ़ाया है। जब ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो 1 मिनट में कम से कम ये क्वेश्चन में लगने में 3 से 4 मिनट तो लग ही जाती है आराम से लिखने में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वीडियो चालू करो फिर बंद करो, फिर चालू करो बंद करो, भैया शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। और उससे पहले कम से कम ये सेटअप तैयार करने में, कैमरा लगाने में, ट्राइपॉड लगाने में, रिंग लाइट जोड़ने में और बाकी की लाइटें जोड़ने में भैया बहुत सारा टाइम लग गया। कम से कम मैं इस रूम के अंदर 1 घंटे से बंद हूँ। 1 घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं हुआ। तो मेहनत आप देख रहे हो भैया, पूरी टी शर्ट भीग चुकी है पसीने से, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी थोड़ा सा कैमरे में। बहुत बुरी कंडीशन है, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भैया आपकी गलती है यार। इसलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दो आप हमारी मेहनत के लिए, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो पर आप छोटा सा कमेंट भी कर सकते हो आपके छोटे भाई के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। ओके, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।